आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी आईएएस चैंपियन प्लेटफॉर्म पे। यू ऑलरेडी माइट हैव हर्ड दिस वर्ड ऑफ इंडो पैसिफिक एवरीवेयर wherever you are reading the newspaper. There has been one of the most important geopolitical term of the 21st century, which is Indo-Pacific. Every country is talking about Indo-Pacific. So in this particular session, what we are going to understand that what exactly is this Indo-Pacific and why Indo-Pacific has emerged as a battleground in this emerging Cold War, if there is any Cold War or not, and what are the institutions like Squad, Quad, AUKUS, which has been constructed by America in Indo-Pacific, and what China is doing in this particular area to build its own narrative against America. सो आज के सेशन में इन सारे चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, बट सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंडो पैसिफिक होता क्या है। इंडो पैसिफिक के दो वर्जन्स हैं, दो साइड्स हैं। एक साइड दिस हैज एग्जिस्टेड फ्रॉम लाइक 30-40 ईयर्स, ये बहुत पहले से है। जो जोग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ इंडो पैसिफिक है या जोग्राफिकल रेलेवेंस ऑफ इंडो पैसिफिक है, इट हैज ऑलवेज बीन देयर, ये कोई नया नहीं है। सो व्हाट इज द जोग्राफिकल रेलेवेंस ऑफ इंडो पैसिफिक कि बहुत सारे जो ट्रेड है वो इस पर्टिकुलर रूट से ट्रैवल करते हैं। अ लॉट ऑफ ट्रेड हैपेंस, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। रिसोर्सेज, नेचुरल गैस, ऑयल, बहुत सारे रिसोर्सेज यहां पाए जाते हैं। ब्लू इकोनॉमी के लिए फिशरीज, मरीन रिसोर्स, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो ये तो पहले से था, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। व्हाई इंडो पैसिफिक नाउ सिंस पास्ट 6-7 ईयर्स, आजकल क्यों इंडो पैसिफिक इतना फेमस और इतना कॉमन हो चुका है? दिस इज बिकॉज नाउ देयर इज अ जियो पॉलिटिकल एलिमेंट अटैच टू इंडो पैसिफिक। कि पहले इट वॉज प्राइमरली अ जोग्राफिकल रीजन विच इज कनेक्टिंग इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन। आज एक जियो पॉलिटिक्स जुड़ चुका है इससे। एंड वॉट इज द जियो पॉलिटिक्स? दैट इज इंडो पैसिफिक हैज बिकम अ बैटल ग्राउंड or a arena to balance the rising hegemon, to balance the rising hegemon। कि इंडो पैसिफिक एक नया एरिया बन गया है जहां पर हमें एक राइजिंग हेजेमन विच इज चाइना, उसको बैलेंस करना है। तो जितने भी कंट्रीज जिनको चाइना के इस राइज से खतरा है, आज वो इस इंडो पैसिफिक के नैरेटिव में ज्वाइन कर रहे हैं चाइना को बैलेंस करने के लिए। जिस तरीके से पुराने कोल्ड वॉर में यूरोप वॉज द जियोपॉलिटिकल थिएटर, जहां पे नाटो वर्सेस वॉर्सो पैक्ट की लड़ाई चल रही थी, इस नए इमर्जिंग कोल्ड वॉर में जो बैटल ग्राउंड बन के आया है वो है इंडो पैसिफिक। सो जोग्राफिकली इंडो पैसिफिक हैज ऑलवेज बीन देयर। ट्रेड तो पहले से हो रहा है, 1990 से ट्रेड हो रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज पहले से हैं, फिशिंग रिसोर्सेज पहले से हैं, बट नाउ देयर इज अ एलिमेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स एडेड। दैट इज वाई इंडो पैसिफिक के बारे में ऑल दोज कंट्रीज विच फेसेस थ्रेट फ्रॉम द राइजिंग चाइना, वो आज इंडो पैसिफिक के नैरेटिव को ज्वाइन कर रहे हैं। ये जियो पॉलिटिक्स को एड किसने किया? सो फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज जापान। सबसे पहली बार जापान ने कहा कि इंडो पैसिफिक में हमें चाइना को बैलेंस या किसी तरीके से इंडो पैसिफिक में जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी लाना चाहिए। सो दैट वाज जापान। इसलिए जापान इज दैट कंट्री, और खासकर जो इसके लीडर थे हु हैज बीन नाउ असैसिनेटेड, शिंजो एबे, he was the person who was instrumental in adding the geopolitical attributions to the Indo-Pacific। इस इंडो पैसिफिक रीजन में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया है, जिसका काम है प्राइमरली FOIP, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को कर रखना, इंश्योर करना कि ये जो पूरा इंडो पैसिफिक वाला एरिया है, ये कोई भी कंट्री यहां पे यूनिपोलर तरीके से एक्शन ना ले सके, कोई भी कंट्री दूसरे के सॉवरेंटी को अफेक्ट ना पहुंचाए। यहां पे किसी भी कंट्रीज की कोई जरूरत है, मान लो डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उनकी मदद की जा सके। इसके लिए क्वाड करके एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका और जापान, 4 कंट्रीज यहां पे शामिल हुए। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो रिलेटिवली नया है, 2023-24 में बनाया गया है,
और एज सच ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट ये जो पांचों कंट्रीज हैं ये मिल के मैरीटाइम एक्टिविटी करते हैं, खासकर साउथ चाइना सी में, वो है स्क्वाड ग्रुपिंग। तो इस स्क्वाड ग्रुपिंग में फिलीपींस हो गया, और फिलीपींस हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये दो नए कंट्री हैं। इसके अलावा ये जो तीन कंट्री हैं ये ऑलरेडी क्वाड के भी मेंबर्स हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो स्क्वाड एक नया ग्रुपिंग है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्वाड जो है वो इंडो पैसिफिक की बात करता है, स्क्वाड जो है वो प्राइमरली इंडो पैसिफिक का जो छोटा वर्जन है वो है साउथ चाइना सी, उसकी बात करता है। और तीसरा एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्लीटली मिलिट्री पार्टनरशिप है, एक तरीके से आप इसको नाटो सेंस में भी देख सकते हो, ये है ऑकस। बिकॉज ये तीनों अलायंस पार्टनर हैं, ये तीनों एक दूसरे के सिक्योरिटी को गारंटी करते हैं, या इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जो है वो अमेरिका के सिक्योरिटी एम्ब्रेला में रहता है। सो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ये लोग भी इंडो पैसिफिक में मिलिट्री पार्टनरशिप के लिए एक साथ आए हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को यूएस और यूके दोनों मिलकर न्यूक्लियर सबमरीन्स को प्रोवाइड करेंगे। प्राइमरली समझ सकते हो रीजन क्या है, चाइना। अब ये तो इतने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं। अब बात आता है कि इंडो पैसिफिक को ही क्यों जियोपॉलिटिकल थिएटर चुना गया, क्योंकि इंडो पैसिफिक एक मैरीटाइम इलाका है, समुद्री इलाका है। जो पुराने कोल्ड वॉर में यूरोप का बैटल ग्राउंड था, ये कॉन्टिनेंटल एरिया है, ये एक लैंड एरिया है। तो इस बार मैरीटाइम एरिया को चुना गया है बैटल ग्राउंड। पिछले कोल्ड वॉर में कॉन्टिनेंटल एरिया को चुना गया था। ये इसीलिए बिकॉज अगर आपको किसी दुश्मन से लड़ना है तो आप उसके कमजोर एरिया को ढूंढोगे कि वो कहां पे सबसे ज्यादा कमजोर है। चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी समुद्र है। बॉर्डर में उसको इतना प्रॉब्लम नहीं है, समुद्र में प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज साउथ चाइना सी में उसका प्रॉब्लम चल रहा है। आप देख रहे हो ताइवान समुद्र में है। सो इसीलिए वो जो एरिया है सी वाला, वहां पे चाइना के सबसे ज्यादा वीकनेसेस हैं। फिलीपींस के साथ चाइना का डिस्प्यूट है, ताइवान के साथ डिस्प्यूट है, जापान है, इंडियन ओशियन में इंडिया के साथ चल रहा है। दैट्स वाई इंडो पैसिफिक मैरीटाइम थिएटर को चुना गया, बिकॉज चाइनाज वीकनेस डज नॉट लाई इन कॉन्टिनेंट्स, रादर इट लाइज इन द सीज। अब आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस का पटना में ऑफलाइन ब्रांच के बैचेस 14 अक्टूबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। न्यू दिल्ली के करोल बाग में हमारे 24 अक्टूबर को, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर को, और प्रयागराज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के ऑफलाइन बैचेस इन स्पेसिफिक डेट्स को स्टार्ट हो रहे हैं। आपको पता है कि अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स, सीसैट कोर्स, ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज, रेगुलर इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, ये सारे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे अकेडमी आईएएस के ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब कौन कौन से कंट्री इंडो पैसिफिक के नैरेटिव में ज्वाइन किए हैं? मैंने पहले कहा कि वही कंट्रीज जिनको चाइना से प्रॉब्लम है, बिकॉज इंडो पैसिफिक में आज जियोपॉलिटिकल एलिमेंट है विच इज अबाउट राइजिंग, बैलेंसिंग द राइज ऑफ चाइना। तो सबसे पहला कंट्री फिलीपींस हो गया। फिलीपींस को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, खासकर ये स्कैराबॉक्स शोल में, क्योंकि चाइना ने यहां पे 9-लाइन बना के पूरा साउथ चाइना सी को हड़प लिया है। तो फिलीपींस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और खासकर फिलीपींस में एक नए लीडर आए हैं, मार्कोस जूनियर, जो कि चाइना से डरने वाले नहीं। उन्होंने कहा है कि अगर चाइना हम पे अटैक करता है, चाइना प्रोवोक करता है, तो हम उसको और प्रोवोक करेंगे। सिमिलरली जापान, रीसेंट टाइम्स में आप देखो चाइना का जो एग्रेशन है जापान के ऊपर बहुत बढ़ गया है। चाइना के मिलिट्री प्लेन जापान के टेरिटोरियल एयर स्पेस में पहली बार एंटर कर गई। इसी कॉन्टेक्स्ट में जापान भी अब एग्रेसिवली अपने सिक्योरिटी के लिए डिफेंस बजट को 2% ऑफ जीडीपी पे बढ़ा दिया है। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि हमेशा से चाइना का काफी क्लोज फ्रेंड रहा है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री जिसके पास लोग तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज ऑस्ट्रेलिया के पास, वो है रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज को ऑस्ट्रेलिया खूब बेचा और चाइना के पास, चाइना रिसोर्स का भूखा था, दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। लेकिन आज चाइना अपने इसी इन्फ्लुएंस का यूज करके ऑस्ट्रेलिया के लोकल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसलिए आज ऑस्ट्रेलिया चाइना से अपने आप को डीकपल करके इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। ताइवान, रीसेंट टाइम्स में आपको पता है कि ताइवान कितना एग्रेशन झेल रहा है। इनफैक्ट अगर आप 26 सितंबर का न्यूज देखोगे, सो 43 चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 8 नेवी शिप्स आइलैंड के पास भेज दिया। तो
जब से ये सेमीकंडक्टर और अमेरिका का ताइवान में रोल बढ़ा है, तब से चाइना जो है वो ताइवान के लिए बहुत एग्रेसिव है। और इंडिया को तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया तो इनफैक्ट 2013 जब से शी जिनपिंग पावर में आए हैं, तब से हर एक साल हम लोग बॉर्डर पे एग्रेशन झेल रहे हैं। 2013 में डेप्सांग, 14 में चुमार, 17 में डोकलाम, गलवान, 22 में तवांग। सो एवरी ईयर एक्सेप्ट सम फ्यू ईयर्स वी हैव फेस सच काइंड ऑफ एग्रेशन। तो आखिरकार ये इंडो पैसिफिक में चल क्या रहा है? तो हर एक कंट्री का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। अमेरिका का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है चाइना को रोकना। इसके लिए अमेरिका क्या कर रहा है? ऑफशोर बैलेंसिंग। ऑफशोर बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि अमेरिका है यहां पे और चाइना बहुत दूर है। अगर अमेरिका को कनाडा को बैलेंस करना है तो वो उसके शोर के पास है, मतलब काफी करीब है। बट चाइना जो है वो बहुत दूर है। तो इतने दूर वाले कंट्री को आप बैठे बैठे बैलेंस नहीं कर सकते। आपको क्या चाहिए? पड़ोसी देशों का सपोर्ट। इसलिए अमेरिका जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, इन सभी के साथ मिलके चाइना को बैलेंस कर रही है, विच इज नोन एज ऑफशोर बैलेंसिंग। व्हेन योर एनिमी इज नॉट नियर टू योर सी, इट इज फार अवे फ्रॉम योर शोर। और जो बाकी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, ये क्या कर रहे हैं? इनका भी थ्रेट है चाइना। ये लोग कर रहे हैं एक्सटर्नल बैलेंसिंग, क्योंकि इनके काफी करीब है चाइना। इनफैक्ट इंडिया और जापान का तो बॉर्डर है चाइना के साथ। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का सिंपली मतलब होता है 2 इज इक्वल टू 2। तो चाइना की क्योंकि राइज, पावर, इकोनॉमी, मिलिट्री ये काफी बढ़ गई है एज कंपेयर टू दीज कंट्रीज, इसलिए ये कंट्रीज अकेले अपने दम पर चाइना को इस समय बैलेंस नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल प्लेयर्स टू बैलेंस चाइना। इफ चाइना इज 4, then they will do 2 plus 2. इंडिया, जापान 2 plus 2, राइट? सो ये कंट्रीज आपस में एक साथ मिलकर एक्सटर्नली चाइना को बैलेंस कर रहे हैं। और चाइना क्या चाह रहा है? चाइना इंडो पैसिफिक में बोल रहा है कि तुम मुझे रोकोगे, हम तुमको और प्रोवोक करेंगे, हम तुमको और हार्म पहुंचाएंगे। बिकॉज चाइना को बनना क्या है? हेजमन। और अगर आपको लीडर बनना है तो आपको डिस्ट्रप्शन करना पड़ेगा। आपको दुनिया को बताना पड़ेगा कि बॉस, आई एम द किंग, यू कैन नॉट चैलेंज मी। इसलिए चाइना तो और ये मौका ढूंढ ही रहा है कि तुम मुझे रोको, हम अपने पावर को शो करेंगे सो दैट दुनिया को लगे। बिकॉज चाइना जो है वो कंप्लीटली वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना चाहता है। सो ये पूरा बैलेंस ऑफ पावर का जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, जहां पे अमेरिका, मिडिल पावर्स, ये लोग चाइना को बैलेंस करना चाह रहे हैं और चाइना अपने एग्रेशन को दिखला के उस बैलेंसिंग को फेल करना चाह रहा है इन ऑर्डर टू बिकम द हेजेमनिक पावर, द वे अमेरिका डिड फ्यू ईयर्स बैक। और चाइना इससे बैलेंस करने के लिए रीसेंट टाइम्स में एक और उसको साथ देने आ गया है, वो है रशिया। बिकॉज रशिया आपको पता है कि वेस्ट का सैंक्शंस झेल रहा है, यूक्रेन वॉर में हाईली इंगेज्ड है, उसको सपोर्ट चाहिए। तो उस सपोर्ट में चाइना के साथ वो बहुत एग्रेसिवली दोनों कंट्रीज काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट ये दोनों कंट्रीज कहते हैं कि जो क्वाड वॉर्ड है, ये सब एशिया नाटो है, इससे इंडो पैसिफिक को और खतरा होगा। तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, बिकॉज इंडिया इज अ गुड फ्रेंड ऑफ रशिया, और रशिया स्पीकिंग द वॉइस ऑफ चाइना, दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। तो एक तरीके से ये साफ है कि एक नए कोल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पिछला कोल्ड वॉर तो खत्म हो चुका, लेकिन पिछला कोल्ड वॉर काफी पीसफुल था। ये कोल्ड वॉर और खतरनाक होने वाला है। पिछला कोल्ड वॉर यूनिपोलर था, बाइपोलर था। ये कोल्ड वॉर मल्टीपोलर है। वो ग्लोबलाइज नहीं था, ये ग्लोबलाइज्ड है। वो अटलांटिक में चल रहा था, यूरोप में चल रहा था, ये इंडो पैसिफिक में चल रहा है। उस कोल्ड वॉर में अमेरिका वॉज फाइटिंग रशिया अलोन। दिस कोल्ड वॉर अमेरिका इज फाइटिंग द डुओपोली ऑफ चाइना एंड रशिया। और रशिया चाइना को मिला दो तो रशिया इज अ मिलिट्री पावर एंड चाइना इज अ इकोनॉमिक पावर, और दोनों के पावर को मिला से दे बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर, जो अमेरिका और दुनिया के लिए उतना अच्छा नहीं है। सो लेट अस सी हाउ दिस कोल्ड वॉर इमर्जेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।